इस किले की एक वजह शोहरत ये भी है कि ज़िया-उल-हक के ज़माने में जी जी, यहाँ बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल अपने पॉलिटिकल बिल्कुल अपोनेंट्स बिल्कुल को जो है इधर बिल्कुल बिल्कुल। रखा था कैद। हाँ जी, तो उस वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है? हाँ वो रॉयल किचन था जिसको अब रेनोवेट कर रहे हैं हम। तो हमारी जो हुकूमत है ये उसको रेनोवेट कर रही है। बेसिकली ज़िया के दौर में उसको टॉर्चर सेल में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालब, सुलेमान तसीर, जहांगीर, बदर, पी पार्टी की जितनी वली भी खान। वली खान, यस, और बरसगीर का सबसे बड़ा सियासतदान नेहरू अंग्रेज़ दौर में वो भी यहाँ पे रह के गया। अच्छा, अंग्रेज़ों के दौर में भी उसको जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर शाही किले में उसको कैद रखा गया था। पहले उसको मंटगोमरी, जिसको साहिवाल आप कहते हैं, वहाँ रखा गया था। उसके बाद उसको लाहौर में रखा गया था। तो अब हम जाएंगे आगे शाही किले के जो मुख्तलिफ 4 हिस्से इन्होंने बताए, और वो जो टार्चर सेल था जहाँ पर जो है वो नेहरू को भी कैद रखा गया, भुट्टो साहब को, फैज़ अहमद फैज़ को और दीगर इन कायदीन को और शोरा को, अदीबों को और जो सियासतदान थे उनको रखा गया। तो उधर चलते हैं, तो मज़ीद जो है बातें उस पोर्शन में चल के करेंगे। नाजरीन, हम लाहौर के शाही किले के उस पोर्शन में इस वक्त मौजूद हैं जो ये शाही किचन हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर इसको अंग्रेज़ों के ज़माने में टार्चर सेल में तब्दील हुआ। फिर इसी चीज़ को आगे चलाया गया, और ज़िया-उल-हक के ज़माने में जो बदनाम ज़माना शाही किले के हवाले से किस्से, लोगों की सियासी डायरियाँ हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो वो सारे जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जिनको ज़िया के मुखालिफिन थे, उनको यहाँ रखा गया। और जो काजी सुल्तान महमूद हैं रावलपिंडी के पीपल्स पार्टी के, तकरीबन 2 फीट के करीब उनका कद है, वो वर्कर जो है उन समेत कई लोगों को यहाँ पर रखा गया, और उनको फुटबॉल के तौर पे ठुड्डे मारते थे इस शाही किले के इस टार्चर सेल में। तो इस टार्चर सेल की तारीख़ और इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम मालूम करेंगे अपने गाइड राना अफजल से। जब अंग्रेज़ों ने 1849 पे लाहौर पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसको टॉर्चर सेल में तब्दील कर दिया। जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट थे या रिबेलियन थे, जब उनको पकड़ा जाता था तो सज़ा के तौर पे यहाँ पे रखा जाता था। यहाँ पे बड़े बड़े जो नामी ग्रामी सियासतदान हैं, जिनमें मौलाना मदूदी, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालब, काजी सुल्तान और दूसरे बड़े जो नामवर पी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा थे, उनको यहाँ पे रखा गया। ये इसकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब हमारी जो वॉल सिटी अथॉरिटी है, उन्होंने इसकी जो पुरानी हैसियत है उसको बहाल किया। ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे बेसिकली इसके कार्नर में एक मंदिर है जिसको हम लू का मंदिर कहते हैं। ये वही लू है जिसकी मैंने इब्तिदा में आपको कहा था, लू और कसूर जो लाहौर के बानी थे, ये बेसिकली रामचंद्र जी के बेटे थे। उन्होंने ये मंदिर जो है उनके नाम से रेलेवेंस है, और ये कदीम तरीन मंदिर है लाहौर का। ये वाला तकरीबन जो है 2000 साल पुराना मंदिर है, और अब ये हिंदुओं की मुक़द्दस तरीन इबादत का है। ये माशाल्लाह उसी बेस में, पुरानी बेस पे इसको दोबारा रेनोवेट किया गया, और हमारी वॉल सिटी अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसका जो पुरानी लुक है, जो पुरानी हैसियत है, उसको दोबारा जो है रिजेम्बलेंस जो है उसको बहाल किया गया वॉल सिटी अथॉरिटी। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था शाही किले के हवाले से, तो इस शाही किले में बहुत सारे लोग जो है वो कैद रहे हैं। उस ज़माने में शाही किले में जो लोग कैद रहे, उनमें इसाक चौधरी साहब जो हैं, ये डॉन में फ़ोटोग्राफ़र हैं, इस वक्त सहाफ़त कर रहे हैं, लेकिन ये पहले एक्टिविस्ट भी हुआ करते थे, पीपल्स पार्टी के जियाले भी थे। तो इनसे मालूम करते हैं, क्योंकि ये ख़ुद कैदी रहे हैं शाही किले में, तो इनसे मालूम करते हैं कि वो क्या हालात थे, कितना तशद्दुद हुआ करता था, कौन कौन लोग थे। जी चौधरी साहब, कुछ बताएं उन दिनों के हवाले से। ये 1979 की बात है कि हमने एक नवंबर में एक जलसा कराया इनकलाब अफ़गानिस्तान के, इनकलाब सोर जिसे कहते हैं, उसके लिए। तो उसमें बड़े अपना शायर हबीब जालब साहब, उस्ताद दामन साहब और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के CR असलम साहब, वो भी तशरीफ़ लाए। तो वहाँ पे जो तकरीरें हुई वो मतलब मार्शल लॉ था ज़िया-उल-हक का, डेमोक्रेसी के हक़ में भी हुई, और एक्चुअली वो जो जलसा हमने कराया था वो इनकलाब अफ़गानिस्तान की साथ सॉलिडरिटी के लिए कराया था।
तो वहाँ जालब साहब ने नज़में पढ़ी, दामन साहब ने पढ़ी और सीआर असलम साहब ने उसमें कहा कि मैं ईरान में इनकलाब आ गया, अफ़गानिस्तान में भी आ गया, अगला इनकलाब जो है वो सऊदी अरब में आएगा। उसके 4-5 रोज़ बाद खाना काबा पे कुछ दहशतगर्दों ने कब्ज़ा कर लिया। तो उसके दूसरे तीसरे दिन हमें पकड़ लिया गया, मार्शल वालों ने पकड़ लिया कि आपको, वो जब गए पहले हमें चूना मंडी ले गए जो पंजाब भर में मशहूर है तशद्दुद के हवाले से और वैसे जो अकूबत खाने के हवाले से। तो उन्होंने वो हमसे यही पूछते थे कि हम आपको कैसे पता था कि सऊदी अरब में इनकलाब आने वाला है। हमने कहा भाई मेरे साथ साथी जो पकड़े गए, एक हमारे सीनियर थे अनवर अलीमी, एडवोकेट थे, वो शायर भी थे बहुत अच्छे, और एक रज़ा जमाली साहब थे, उनको भी पकड़ा, हमें लहदा रखा। तो चूना मंडी में पहले इन्वेस्टिगेशन होती रही कि और तशद्दुद भी करते रहे। ये एक छोटा सा कोई कमरा था, वहाँ उन्होंने रखा और वहाँ काफ़ी उन्होंने मारा पीटा। जब यही पूछते थे कि आपको कैसे पता है कि सऊदी अरब में वो जो सीआर असलम साहब ने बात की अपनी तकरीर में कि जी ईरान में इनकलाब आ गया, अफगानिस्तान में आ गया, अब सऊदी अरब में आने वाला है, हाँ, तो उस तकरीर की बेस पे 4 दिन बाद जो है वहाँ पर वो बगावत हो गई। हाँ, तो वो हमने उन्हें कहा कि हमें इसका नहीं पता, तकरीर तो सीआर असलम साहब ने की है। उन्होंने कहा नहीं आपको सारा पता, आप उनके साथ आपका रब्ता है। हमने कहा भाई हमारा रब्ता कोई नहीं है, हमारा तो, हम तो सऊदी अरब ना किसी को जानते हैं ना कभी गए हैं। अच्छा, फिर चूना मंडी शाही किले जब शिफ्ट हुआ तो चूना वो कुछ दिन कोई 10-15 रोज़ वहाँ रखा, फिर उसके बाद हमें बाद में पता चला कि शाही किले में रखा है। क्यों, वहाँ पे कोई 8x10 का कोई कमरा था और उसमें ये जो कली वगैरह, चूना वगैरह, ये बेस में दरारें पड़ी हुई थी। तो वो हमें 1000 500 वाट के बल्ब लगे हुए थे, तो वो ना सोया जाता था सारी रात। मुझे खड़ा रखा, हाथ टांगे नीचे से चौड़ी करके और हाथ ऊपर करके कि वो खड़ा रखते थे, और जो कोई ऊँगता था या पीछे से वो मारते मुरते थे। तो अच्छा, हम देख भी आए हैं वहाँ पर, तो वो जो छोटा सा कमरा है ऊपर जो है मस्जिद के गुंबज टाइप का, फिर ऊपर से एक सुराख भी हुआ करता था उसकी वेंटिलेशन वगैरह का। जी, छोटे छोटे जहाँ से बल्ब वगैरह हाई पावर जो है जलाते थे। तो वो उससे ये हुआ कि मुझे 5 दिन उन्होंने दीवार के साथ ही 2 फुट पीछे करके ना खड़े रखा। तो तीसरे दिन मुझे इतनी नींद आई कि मैं उधर सो जाता था खड़ा खड़ा ही, तो मेरा सर जो है दीवार के साथ लगता था, तो वो दीवार के साथ लगता था, और वो जो दरारें पड़ी हुई थी वो चौथे 5वें दिन ऐसे लग रहा था जैसे क्रोकोडाइल आ रहे हैं मेरी तरफ, मुझे खाएंगे। मतलब नींद की वजह से वो आसान जो थे इस तरह हो गए थे। फिर उन्होंने कोई 1 महीना कुछ दिन वहाँ रखा, वहाँ यही पूछने आते थे, और ये नहीं पता कौन थे। उस वक्त ही पता चला कुछ लोग जब और आए किला में जो पीपल्स पार्टी के थे, तो उनको वहाँ बंद कर दिया। तो कौन कौन थे, याद है आपको कौन कौन थे उनमें जो सियासी बड़े लोग? एक इकबाल बाली साहब थे, ये पिंडी के, और सुल्तान महमूद काजी साहब का मुझे नहीं पता, शायद उन दिनों में थे कि नहीं थे, मगर वो जो थे ना अपना क्या नाम है, एक आसफ भट्ट था, और एक था आपके कुछ दोस्त थे वो जो लंदन चले गए हैं अभी। जी, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब थे। वो बाद में मुझे पता चला कि वो भी किले में थे। वो हम मुल्तान जेल में मिले बाद में जाके, वो 81 में किले के बाद छोड़ दिया, फिर वो 81 में मुझे मिले। वो अंदर ही रहे बेचारे। वो किले के बाद 3 महीने बाद उनको रिलीज़ करके फिर वो अपना वहाँ से किले से ले गए जेल में। तो हम तो जब 81 में गए वहाँ, तो जब तहरीक चली है MRD की, तो उस वक्त पता चला कि वो वहाँ है। तो उन लोगों को भी, मेरे साथ जो लोग थे, उनको भी महीने 1.5 बाद
2 बाद उनको भी छोड़ दिया गया। तो ये पता नहीं होता था कि इस जेल में, शाही किले के कैद खाने में कौन कौन जो है वो है? हाँ नहीं, किसी को नहीं पता होता था, सिर्फ अकेले अकेले बंदे को रखा हुआ था। कभी कभार साथ वाले जो 2-3 आगे कमरे होते वहाँ से आवाज़ें आती थी इनकलाब जिंदाबाद और जीए भुट्टो वगैरह की। इसका मतलब है कि वो पीपल्स पार्टी के लोग थे। अच्छा, तो उसमें मारते भी थे किले में? बिल्कुल मारते थे। जो मतलब वो जो भी वायलेशन, छोटी मोटी वायलेशन करता था कि ये मुझे किस तरह की दाल दी है आपने, किस तरह की रोटी दी है, तो वो फिर कभी सुबह आके मारते थे, कभी शाम को मारते थे। यही बस ज़्यादा जो हम पे तशद्दुद हुआ है ना, वो पहले दिनों में हुआ है। उसके बाद जब छोड़ना, उनको पता चल गया कि ये तो बस इनका कोई तलक नहीं उनके साथ, दहशत गर्दों के साथ, तो फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। अच्छा, तो वहाँ किले में क्या जो है वो खाना वाना वक्त पे मिलता था? वक्त में तो नहीं मिलता था। तो उसी मगर जो आप वो- छोटे से कमरे में बता रहे हैं, हाँ, तो टॉयलेट वगैरह भी वहीं होता था? वहाँ ही एक डब्बा रखा हुआ था, उसी में पोटी करते थे, पेशाब भी करते थे। वो फिर बाहर रख देते थे हम खुद ही, वो जो बने होते हैं ना बाहर सी लगी होती है उसके बाहर रख देते तो थे। पानी वगैरह या कुछ चाय वगैरह पानी वगैरह वो घड़े में रखा हुआ था थोड़ा बहुत, उसी से हम मुंह धोते थे, उसी से। वो भी मुंह धोने का भी छोड़ने से 10-15 दिन पहले हुआ। पहले मुंह शूँ किधर धोते थे, पानी पीने के लिए रखा हुआ था, थोड़ा बहुत देते थे पानी, वो पी लेते थे। और वो जो बंदा आता था रोटी देने, वो पहले तो वो ऐसे एक प्लेट सी होती थी और एक प्याली होती थी, तो कभी कभार उसमें चाय भी दे देते थे। तो वो जाके हमें वो बंदा आता था, वो पहले तो ऐसे रोटियां पकड़ाता और उसमें दाल डाल देता। कुछ दिन गुजरे तो उसने एक लाठी के आगे डोई बांधी होगी, वो दाल डालने वाला चम्मच जो होता है, उसमें दाल डाल के और रोटियां ऐसे फेंकते थे। कहने लगा ये, वो मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाईजान क्या बात है? वो कहता जी हमें कर्नल साहब ने कहा है कि ये कम्युनिस्ट लोग हैं, इससे 8 फुट जो है ना परे रहना है। ये 8 फुट से अगर अब नज़दीक हुए 7 फुट पे, 7.5 पे होते, ये आपको अंदर खींच लेंगे, ये कम्युनिस्ट हैं, ये काफिर हैं, ये वो इस तरह की बातें वो हमें मतलब गालियाँ वालियाँ इस तरह की। अच्छा, तो जो आपके अड़ोस पड़ोस में जिस तरह आप कह रहे हैं कि जीए भुट्टो के नारे वगैरह सुनने को मिलते थे, या इनकलाब जिंदाबाद, कोई लोगों के मार पीट के जो है उसके दौरान तशद्दुद के कोई लोग चिल्लाते थे, रोते, इस तरह की आवाज़ें भी सुनी कभी आपने? वो हाँ वो सुनी है। एक रज़ाक झरना साहब थे, उनकी आवाज़ें आती थी ऊंची ऊंची, वो मतलब गाने भी गाता था, तो कभी कभी वो नारे शारे भी लगाता था। और कभी तशद्दुद का जब होता था वो, तो चीखों की आवाज़ें भी आती थी। तो ये नहीं पता था किस पे होता। हमें तो सिर्फ ये इकबाल बाली साहब थे इधर से, वो पहले एयरफोर्स में थे, फिर वो इसमें पकड़े गए, तो उन्होंने वो पहले जब हम गए किला में, उन्होंने प्याली के नीचे लेके गुरुमुखी में भेजा जी आया नू। बस इतना पता चला कि ये वही होगा वो, क्योंकि और कोई लैंग्वेज झरना किस केस में थे? वो जो अपना ये जो ज़हुरुल्लाह को ये गोली चली थी ना, उस केस में थे। अच्छा, चौधरी ज़हुरुल्लाह पे जो अटैक हुआ था, ये भुट्टो साहब की फांसी के बाद उसमें थे। और ज़हुरुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वो कलम खरीदी थी जज से, कहा था कि ये बड़ी मुतबर कलम है मौलवी मुश्ताक से, जिसके बाद उस हाँ उसने कहा था ये मुझे दे दो। बल्कि उन्होंने तो एक उनकी कोई कहता है ले पालक बेटी थी, कोई सगी बेटी थी, वो एक जज था उधर, कुर्बान लाई चौहान उसका नाम था, तो उसको दे दी थी अपनी बेटी, ये सिर्फ कि ये उसको कल्टीवेट करने के लिए, कि भुट्टो को फांसी देने के लिए। हाँ, जैसे बाद में साबित भी हुआ, नसीम हसन शाह ने कहा कि वो मेरे से जो है ना, उन्होंने दबाव डाल के, तो मेरे से वो जो कहा कि आपकी बेटी है एक, तो वहाँ जाती है, ये जाती है, तो उन्होंने इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए। और ये जो है ना भुट्टो साहब को जब हैंग कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, उसके बाद वो अपना उन्होंने उनको वो मुश्ताक जो मौलवी मुश्ताक था उस पर भी गोलियां चलाईं, और ज़हुरुल्लाह को मर गया, कत्ल हो गया। तो उसके बाद जो है ना वो
फिर उनको ज़हूरुल्लाह इस अटैक में मारा गया था या बाद में मारा गया था? ये जब अटैक हुआ है ना मौलवी मुश्ताक पे, ये साथ बैठा हुआ था। नहीं मौलवी मुश्ताक के वो तो फिर उसके जनाजे पे भी वो शहद की मक्खियों ने अटैक किया। हाँ हाँ, वो तो बड़े किस्से वो हैं। तो बाद की बात है ना। वो कुछ जब मरा तो उसके बाद मैनी शरीफ वो लेके जा रहे थे जनाजा, तो वो मक्खियों ने हमला कर दिया, उसमें भी 5-6 लोग मर गए थे मक्खियों के डसने की वजह से। सही सही। हाँ, तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक चौधरी साहब। अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।